एक रहस्यमयी आवाज ने मुझे मेरे इरादों से रोक दिया। उस रात सपने में जब काले वाले मुझे तहखाने में ले गए और गोरों ने मेरी दादी समेत मेरी पैरवी की, और एक इज्जतदार शख्सियत थे हाजी साहब, जिनका दादी माँ पर करुण हाथ था। ये सारे सबूत मेरी सुरक्षा के लिए थे। दिल को उम्मीद मिल गई थी। मुझे यह भी ख्याल आया कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ मेरी जुबान बंद नहीं है। मैंने खुलकर बात की। किसी को अपना विश्वास पात्र बनाने की मेरी तीव्र इच्छा थी। रास्ते भर मैं वही बातें सोचता रहा। मैं घर नहीं जाना चाहता था। फिर मेरे मन में आया कि क्यों न ताई जान के घर जाऊं। उनका मौन बड़ा रहस्यमय था। कैसर खान को ताई अम्मा के घर का पता बताकर मैं फिर ख्यालों में खो गया। मैं तब चौंक गया जब ताई जान के शानदार आवास के गेट पर कार रुकी और चौकीदार के दरवाजा खोलते ही उसमें प्रवेश किया। मैं नीचे उतर गया। मैं पहली बार ताई जान के घर इस तरह आया था। घर में होगी भी या नहीं, इसका भी पता नहीं था। लेकिन एक नौकरानी जिसने मुझे देखा वह मेरे पास आई और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। मैंने दानी सरकार और सायरा के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि दोनों हैं। मैंने उनसे कहा कि बताओ कि मैं आ गया हूँ। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं। ताहिरा खानम उस वक्त मर्दों के कपड़ों में थीं। पहनावा भी इंसानों जैसा था और हलिया भी। जब मैंने उनका अभिवादन किया तो उन्होंने केवल गर्दन झुकाकर मेरे अभिवादन का उत्तर दिया और कुछ नहीं बोले। हालांकि सायरा ने तल्ख लहजे में कहा, शुक्र है आप जेल से छूट गए। कृपया बैठ जाओ। जैसा कि मैंने तय किया था कि कोई जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा बल्कि सही तरीके से बोलूंगा, तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस जेल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आज़ाद था। शायद आप अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। सायरा ने मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। ताई जान चुप थी और उसके होंठ ऐसे बुदबुदा रहे थे जैसे वह कुछ पढ़ रही हो। अब बताओ इतने दिन कहाँ गायब रहे? मैं बस आपके द्वारा बुलाए जाने और उपस्थित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। माशा अल्लाह, आपने कम समय में बहुत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप अच्छा बोल रहे हैं। क्यों साहब, अगर आपको अपने घर बुलाया जाता है तो आप उपस्थित होते हैं। मम्मा ने आपको कहा था कि आप उन्हें विदेशियों की तरह दानी सरकार न कहें बल्कि ताई जान कहें। मुझे लगता है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। सायरा, मैं अब आप लोगों के बीच एक अजनबी हूँ। अच्छे लोग सच्चे मन से आशीर्वाद दे तो उनके कंधे पर कूदकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें यह देखने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या हमें उनसे अधिक स्वीकृति मिल सकती है। मैं इंतजार कर रहा था। सायरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आप यह नहीं समझते कि हम अपने ऊपर थोप रहे हैं। वैसे माफ़ करना साहब, मुझे पता है कि ताया अबू नहीं चाहता कि हम आपसे बिल्कुल मिलें। बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं उन्हें कहने के मूड में नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि सायरा कि तुम मेरे न आने से नाराज हो। ताई जान भी सामने बैठी हैं। जब भी मैं चाहूँ मुझे उपस्थित होने की अनुमति दी जाए, फिर सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वह गलत नहीं है। ताई जान ने पहली बार बात की और मुझे पता था कि ताई जान मेरी पैरवी करेंगी और सायरा साहब की डांट से मुझे बचाएंगी। मैंने प्रसन्नता से कहा। सायरा भी मुस्कुराने लगी। अच्छा, तुम बहुत होशियार हो। मम्मा जैसी सख्त महिला को आपने थोड़े ही समय में बंदी बना लिया है। नहीं सायरा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी का दिल से सम्मान करता है तो जो सम्मान करता है उसका प्रभाव दिल पर पड़ता है। मुझे खुशी है कि ताई जान ने मुझे समझा है। देखते ही देखते माहौल बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जितनी देर मैं वहां रहा, मैं ताई जान के शब्दों में ताई अबू और दादी अम्मा के संबंध में जहर महसूस कर सकता था। उनका मूड बहुत खराब था और मैं इसे अच्छी तरह से समझ सकता था। बातचीत हुई और कई बातें हुईं। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। सभी का हालचाल पूछा गया। कैसर खान को बाहर खड़ा रखा गया। मुझे उसके साथ आना पड़ा। कुछ देर बाद मैं वहां से चला गया। सुखद अनुभूति हुई। यह हमारे दिल की इच्छा थी।
मैं ही नहीं, मामा दानिया और सरफराज भाई भी पाकिस्तान में अपने परिवार वालों से मिलना चाहते थे। यह अलग बात है कि हम यहाँ दर्दनाक हालत में पहुँचे। अगर हम यहाँ अच्छी परिस्थितियों में आए तो काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी बुरा नहीं लगा। घर पहुंचकर घर की स्थिति सामान्य पाई। ऐसा कुछ भी नहीं था जो परेशान कर रहा हो। रात में सरफराज भाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन में उनका काम पूरा हो जाएगा और वे लौट आएंगे। मैंने यह खुशखबरी मम्मा और दानिया को सुनाई और वे बहुत खुश हुए। ताया अबू से भी बात की, लेकिन सब व्यवहार की बात कर रहे थे। जब ताया अबू ने दिन भर की गतिविधियों के बारे में पूछा तो मैंने संक्षेप में उससे कहा कि मैं सिर्फ घूमने गया था, कुछ खास नहीं। रात को मैं अपने कमरे में आया और सो गया। यह एक बड़ी बात थी कि जब भी मैं इस कमरे में दाखिल हुआ मेरे दिल में एक अजीब सी दहशत का एहसास हुआ। लेकिन मैं निडर भी था और हर भावना को नज़रअंदाज कर देता था। मुझे गुर्नी या किसी और का डर नहीं था। मैंने आज भी कपड़े बदले और आराम से लेट गया। मैं सो गया और गहरी नींद सो गया। फिर मैंने सपने में देखा कि मैं कैसर खान के साथ कार में जा रहा हूँ। कैसर खान मुझे अपनी मर्जी से कहीं ले जा रहा है, लेकिन जहाँ वह मुझे ले गया है वह पूरी तरह से विदेशी जगह है। मैंने चारों ओर देखा। काफ़ी देर घुमाने के बाद कैसर खान मुझे वापस घर ले आता है। जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो मुझे मुर्शीद उस बरामदे में बैठा दिखाई देता है जहाँ कैसर खान रहता है। वही बुजुर्ग जिन्हें कैसर खान ने मुझे दिया था निवास पर पाया गया। वे अपने हाथों में तस्बीह के साथ कुछ पढ़ रहे हैं। फिर वे तस्बीह पर फूंक मारते हैं और मेरी ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि शिहाब, तुम्हारे ऊपर कठिन समय आने वाला है। मैं कल जा रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ। यदि मैं अपने आवास पर न मिलूँ तो आप प्रवेश करें। एक आला में कुछ किताबें रखी हुई हैं। उनमें से एक पुस्तक में मैंने आपके लिए 2 ताबीज रखे हैं। उन्हें सावधानी से अपने साथ ले जाओ और शाम को जब सूरज ढल गया हो और आसमान में अंधेरा छा गया हो तब उन्हें जला देना। जब वे राख हो जाएं तो उनसे दूर हो जाओ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने चाहा तो आने वाली कठिनाई टल जाएगी।